नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में आप लोगों को पता है हम लोग 5 पार्ट कर चुके हैं। काफ़ी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 6 पढ़ेंगे और पार्ट 6 के अंदर क्या क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए पार्ट 6 के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो हम देखते हैं। अब एग्जाम में ध्यान दें सभी लोग, एग्जाम में ये लगातार विभाजन, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन है संख्या 242 में 8 एवं 9 से लगातार भाग दिया जाए तो क्रमागत शेष क्या आएगा। अब सुन लीजिए मेरी बात, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। ये जो लगातार भाग देने का है, इस लगातार भाग देने का मतलब क्या है? लगातार भाग देने का मतलब क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। अब इसका मतलब क्या है? इस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई संख्या, सर 242, ध्यान दें 242 है, इसमें 8 से और 9 से लगातार भाग देना, तो इसका मतलब है कि 242 में पहले आपने क्या किया, 8 का भाग दिया है और 242 में 8 का भाग, 8 तिया 24, 30 बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 240। तो आप देखिए शेष कितना आ गया भाई, आपका 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका भागफल बचा है, भागफल कितना है 30, और जो आपका भागफल आया है, इस भागफल में जब आप 9 का भाग देंगे, दूसरे वाले भाजक 9 का भाग देंगे तो 9 तिया 27, तो आपका शेष कितना बचा है 3। अब यहाँ पर शेष आपका 2 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, और ये 2 और 3 जो बचे हैं यही आपके क्या कहलाते हैं, क्रमागत शेष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रमागत शेष कहलाते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, लगातार विभाजन। कि पहले वाले भाजक से तो संख्या में भाग दीजिए, फिर जो भागफल आएगा, इस भागफल जो आएगा उसमें आप दूसरे वाले भाजक से भाग दीजिए, जो शेष बचेगा वही हमारा क्रमागत शेष कहलाता है। समझ में आया? अब इसी चीज को, इसी फॉर्मेट को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। इस तरीके से मत सॉल्व करिएगा, है ना। ये तो जस्ट मैंने आपको समझाया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे। बना लिए डायग्राम? चलिए, यहां पर आप क्या लिखेंगे, भाजक, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, शेष। ध्यान दीजिएगा, यहां भाजक लिखेंगे और यहां शेष लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे भाजक आपके क्या क्या है, 8 और 9। 8 का भाग दिया जा रहा है और 9 का भाग दिया जा रहा है। संख्या आपकी क्या है, यहाँ बीच में लिखेंगे 242, आपकी जो संख्या है। ध्यान दीजिएगा, ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे भाजक लिखें, यहाँ संख्या लिखें और यहाँ शेष आएगा। तो सबसे पहले 8 का भाग जब इसमें देंगे तो 8 का भाग जाएगा, 8 तिया 24, 30 बार जाएगा। तो 30 बार जाएगा तो बचेगा कितना, शेष बचेगा 2। अब 9 का भाग जब 30 में देंगे तो 9 तिया 27, 3 बार जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 3। तो ये जो आपका आया है यही आपका क्रमागत शेष कहलाता है। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। जब कभी भी भागफल में भाग देने की बात आएगी तो समझ जाइए लगातार विभाजन का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? तो ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो 8 का भाग इसमें दिया, 30 बार गया, फिर 9 का देंगे, 3 बार गया, तो जो शेष बचा है वही हमारा क्रमागत शेष है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। संख्या 343 है और इसमें 5, 6, 7 से अगर लगातार भाग देंगे तो क्रमागत शेष क्या आएगा। 343 है, इसमें भाग देना है 5, 6 और 7, और आपसे पूछा गया सर शेष कितना आएगा। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे इस तरह का। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पहले 5 का भाग देंगे, 5 छक्के 30, 4 3 43, 5 8 40, तो कितना बचेगा शेष, 3 बचेगा। 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो आप देख रहे हैं 3 2 4 ये आपके क्या है, क्रमागत शेष। 3 2 4 ये आपके क्रमागत शेष आ गए। तो ये आपका आंसर है और यही आपसे पूछा गया था क्रमागत शेष क्या आएंगे। तो आंसर आ गया 3 2 4। बड़ी आसानी से चीजों को समझ पा रहे हैं आप, और आपकी समझ में आ भी रहा होगा। समझ में आया इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वह सबसे छोटी संख्या क्या कौन सी है जिसमें आप 4 का, 6 का और 8 से लगातार भाग देंगे तो क्रमागत शेष 3 4 2 आएगा। इस बार आपको शेष दे दिया है,
संख्या भाजक आपको दिया गया है, संख्या आपसे पूछ ली गई है। ठीक है, आइए यहां पर आप भाजक लिखते हैं, आपको पता है। यहां पर आप शेष लिखते हैं और यहां पर संख्या। तो आपके भाजक क्या क्या है, 4, 6 और 8, और जो आपके शेष आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, और आपसे पूछी है संख्या। ठीक है, तो और आपसे पूछेगी सबसे छोटी संख्या। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए इस लास्ट वाले भागफल को, यहाँ क्या लिखते हैं भागफल, इस लास्ट वाले भागफल को आप क्या करेंगे 1 एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे 1 एज्यूम करेंगे। ठीक है, 1 आपने इसे एज्यूम कर लिया, लास्ट वाले भागफल को आपने क्या किया 1 एज्यूम कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपको संख्या निकालनी तो क्या करना होता है, भाजक का और भागफल का गुणा करके शेष को जोड़ना होता है। भाजक और भागफल का गुणा करके शेष को जोड़ दीजिए, तो 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ 10 आ गया। यहाँ निकालिए भाजक और भागफल का गुणा करके शेष को जोड़ दीजिए, तो 10 × 6 60, 60 और 4 64 आ जाएगा। यहाँ निकालेंगे 4 और 64 का गुणा करके 3 को जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा 4 चौक 16 की 6 हासिल लगी 1, 24 और 1 25। ठीक है, और ये 3 जोड़ देंगे 256 और 3 कितना 259 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी संख्या कितनी आ गई 259, ये आपका आंसर है। ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाले भागफल को हमने 1 एज्यूम किया, फिर हमने सिस्टमेटिकली इन संख्याओं को निकाला। तो आपने जब इसे निकाला तो 8 एकम 8 और 2 10 आ गई, 6 × 10 60 और 4 64 आ गया, 4 × 64 प्लस 3 करेंगे 259 आ गया। तो आपकी ये संख्या कितनी आ जाएगी 259 आ जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 4, 5 से भाग देंगे तो शेष आपका 1, 1, 0 आता है। चलिए आपको पता है, आपको यहां भाजक लिखने हैं और यहां पे आपको शेष लिखना है। ठीक है, समझ लीजिए भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब। 2, 4, 5 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे शेष क्या आ रहा है 1, 1, 0। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाले भागफल को 1 एज्यूम करेंगे। सबसे पहले तो ये करना है, इसे 1 एज्यूम करना है, सबसे पहले इसे 1 मानना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके इसे जोड़ेंगे। 5 एकम 5 और 0 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इन दोनों गुणा 4 × 5 कितना आ गया 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 2 और 21 का गुणा करें, 21 दूनी 42 और 1 कितना हो जाएगा 43, 43 आ गया। तो आपका शेष कितना आ जाएगा 43, सॉरी आपकी संख्या कितनी आ जाएगी 43। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन में हमेशा छोटी संख्या निकालनी होती है और छोटी संख्या निकालने के लिए लास्ट वाले को 1 मानेंगे। तो 5 × 1 5 और 0 ये 5 आ गया, 4 × 20 21 आ गया, 2 × 21 42 और 1 43 आ गया। तो आपकी संख्या आ गई 43। ठीक है, चलिए इधर देखिए, किसी संख्या में 4, 6, 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 2, 3, 4 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो क्रमागत शेष क्या होंगे? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत आ रही तो बताइए। चीज़ों को समझ पा रहे होंगे आसानी से, इतना मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं क्योंकि इतना आसान तरीके से बता रहा हूं, इतना धीमे धीमे। चलिए ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या में 4, 6, 8 का भाग देंगे तो शेष 2, 3, 4 बचेगा। तो सबसे पहले संख्या निकाल लेते हैं। आप भाग किसे दे रहे हैं 4, 6, 8 से, और जो आपका शेष आ रहा है वो क्या रहा है 2, 3, 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाले भागफल को 1 एज्यूम करेंगे। लास्ट वाला भागफल 1 एज्यूम कर लिया मैंने।
अब इसके बाद सॉल्व करिए। 8 का गुणा 1 में करेंगे और 4 जोड़ देंगे। 8 एकम 8 और 4 12। 6 का और 12 का गुणा करके 3 जोड़ देंगे। 12 छक्के 72 और 3 कितना आ गया 75। 4 का और 75 का गुणा करके 2 जोड़ देंगे। 75 चौक कितना होता है 300 और 2 कितना हो जाएगा 302। ठीक है भाई 302 आ गया। अब संख्या तो आ गई है 302। अब कह रहा है भाजकों का अगर क्रम पलटकर भाग देंगे तो शेष क्या बनेंगे। भाजकों का अगर क्रम पलटकर भाग देंगे तो आपके शेष क्या बनेंगे। तो भाजकों का क्रम पलट दीजिए। भाजक पहले क्या थे 4 6 8 थे, तो इनका क्रम पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 8 6 4। तो पहले 8 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 4 आ गया। ठीक है चलिए, तो 8 का भाग देंगे तो 8 दिया 24, 6 और 2 62, 8 7 56। तो कितना बचेगा 8 दिया 24, 6 और 2 62, 8 7 56, तो बचेगा 6। 6 का भाग देंगे 6 36, तो बचेगा 1, और 4 का भाग देंगे 4 एकम 4, तो बचेगा 2। तो आपके क्रमागत शेष आ जाएंगे 6 1 2। ये आपका आंसर है 612। बताइए समझ पा रहे हैं। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, एक एक चीजें आपको अच्छी तरह समझनी है। आपको क्या दिया गया था, आपको भाजक दिए गए थे और आपको शेष दिए गए थे, तो आपने संख्या निकाली 302। फिर आपसे बोला गया भाजकों का क्रम पलट दिया है, तो भाजकों का क्रम पलट देंगे तो भाजक हो जाएंगे 8 6 4। तो आपके शेष क्या आएंगे, तो आपका शेष आ गया 6 1 2। कर पाएंगे सभी लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को लगातार 3 5 4 से भाग देंगे तो क्रमागत शेष 1 दे 2 1 2 2 बचता है। उसी संख्या को यदि 12 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं हम लोग। 3 5 4 से भाग दिया जा रहा है, 3 5 और 4, और आप देख रहे हैं आपके जो शेष आ रहे हैं 1 2 और 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वाले भागफल को 1 एज्यूम कर लीजिए, सोल्व करिए। इसे 1 एज्यूम करना है। 4 एकम 4 और 2 कितना हो गया 6, 5 छक्के 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, 32 दिया 96 और 1 कितना हो जाएगा 97। तो आपकी जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई 97 आ गई है। अब बोला गया ये संख्या जो 97 आ गई है, इस संख्या में अगर 12 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो 12 का भाग देंगे तो 12 × 96, तो आपका शेष आ जाएगा 1। कितना आ गया 1 आ गया है। ठीक है, कर पा रहे हैं सभी लोग, कर पा रहे हैं। कोई परेशानी किसी विद्यार्थी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 60 से भाग देने पर शेष क्या बचता है 16 बचता है। ठीक है, कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या मैंने n मान ली, और बोला गया संख्या को अगर 60 से भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा भाई 16। ठीक है, अब अगर उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए, वही संख्या है n, इसी संख्या को अगर 12 से भाग दे दूं तो आपका शेष क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुन लें, कभी भी अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कभी भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे, पहले आप इस संख्या में 60 का भाग दे रहे थे तो शेष 16 बच रहा था। अब इसी संख्या में जब 12 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करिए, आप देखिए जिससे भाग देना वो आप चाह रहे हैं, क्या इस भाजक से पुराना वाला भाजक कट रहा है, क्या इस 12 से 60 कट रहा है। तो आप कहेंगे 12 पंजे 60 कट रहा है भाई। अगर इस वाले भाजक से ये कट रहा है तो इसका शेष निकालने के लिए इसका भाग संख्या में देने की जरूरत नहीं है, इसका भाग इसके शेष में दे दीजिए, 12 का भाग इसके शेष में दे देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर संख्या में भी भाग देने से बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आया। अगर 12 से ये 60 कट रहा है, और हमेशा कटेगा, याद रखिए हमेशा कटेगा। अगर इससे ये कट रहा है तो आप क्या करेंगे, 12 का भाग 16 में देंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
बोला गया सर किसी संख्या को 84 से भाग देने पर, किसी संख्या को 84 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है भाई, शेष आपका बच रहा है 20। ठीक है, उसी संख्या के 2 गुने में, देखिएगा कोई संख्या n है, इसे 84 से भाग दिया गया है, तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, उसी संख्या के 2 गुने में, n का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2n। 2 गुने में अगर 12 का भाग दिया जाए, उसी संख्या के 2 गुने में, अरे 12 का भाग दिया, उसी संख्या के 2 गुने में n का 2 गुना कर दिया, 12 का भाग दिया जाए तो आपका शेष क्या आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है भाई। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या इस 12 से ये 84 कट रहा है, तो आप कहेंगे 12 सत्ते 84 कट रहा है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ n में भाग दे रहे थे, अब आप 2 में भाग दे रहे थे। सबसे पहला स्टेप था कि इससे ये कट रहा है, तो आपने देखा कट रहा है। फिर आप देखिए संख्या में क्या बदलाव किया है, तो आप कहेंगे सर संख्या में डबल किया है। तो आप इसका शेष निकालने के लिए जो बदलाव संख्या में हुआ है पहले वही बदलाव आप इसमें करें। अगर यहां पर इसका डबल हुआ है तो यहां भी डबल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 40, और इस 40 में क्या करेंगे 12 का भाग देंगे, 12 तिया 36, तो शेष कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपका रिमाइंडर आ गया 4। समझ में आया, जो बदलाव संख्या में हुआ है पहले बदलाव वही करेंगे। अगर यहाँ 2 गुना हुआ है तो यहाँ पे 2 गुना करेंगे, अगर यहाँ पे 5 गुना हुआ है तो यहाँ पे 5 गुना करेंगे, अगर यहाँ पे वर्ग हुआ है तो यहाँ पे पहले वर्ग करेंगे, यहाँ पे घन हुआ है तो पहले यहाँ घन करेंगे और उसके बाद भाग दे देंगे। तो यहाँ डबल हुआ था तो 20 का डबल 40 और 12 का भाग 40 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। किसी संख्या को 63 से भाग देने पर शेष 4 बचता है। कोई संख्या मान लीजिए n, और बोला गया इस संख्या को अगर आप 63 से भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है, शेष आ रहा है, वो कितना आ रहा है भाई 4 आ रहा है। ठीक है, अब अगर उसी संख्या के घन में, संख्या क्या n, इसके क्यूब में अगर आप 9 का भाग दे दें तो आपका शेष क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए क्या 9 से ये 63 कट रहा है, क्या ये 9 से 63 कटेगा, तो आप कहेंगे 9 7 63 सर बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए संख्या के साथ यहाँ क्या हुआ है, संख्या का सर आपने क्या किया है, संख्या का आपने क्यूब किया है, संख्या का आपने घन किया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 का घन करेंगे, और 4 का घन कितना हो जाएगा सर, 4 का घन करेंगे तो आ जाएगा 64। 4 का घन कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है, 64 आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 का घन 64 आ गया, तो अब 9 का भाग किस में देंगे 64 में, तो 9 7 63, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई 1 आ गया। ठीक है, कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीजों को। जो बदलाव संख्या में हो रहा है पहले वही बदलाव शेष में करें, फिर उसके बाद 9 का भाग देंगे, तब जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन है, विभाजन की प्रक्रिया में भाजक जो है शेषफल का 15 गुना है। ठीक है, आपको क्या दिया गया मैं लिख देता हूं साथ में। भाजक जो दिया गया है आपको वो किसके बराबर दिया गया, शेषफल का 15 गुना। भाजक जो दिया गया शेषफल का 15 गुना है, और भागफल जो दिया गया वो शेषफल का 6 गुना है, और जो भागफल दिया गया है वो शेषफल का 6 गुना है। ठीक है, और दिया गया यदि शेषफल आपका 73 है, शेषफल आपको दिया गया है, सॉरी ये 15 गुना नहीं होगा, एक सेकंड रुकिएगा आप, ये 15 गुना नहीं है, पहले थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ये 15 गुना नहीं है, ये 5 गुना है। ठीक है, यहां भी कर लीजिए, ये 15 गुना नहीं है, ये 5 गुना है। ठीक है, ये 15 गुना नहीं है, 5 गुना है। भाजक जो दिया गया वो शेषफल का 5 गुना है, और भागफल जो है शेषफल का 6 गुना है। तो भाजक क्या है आपको बताना है। ठीक है, अगर शेषफल आपका 73 है तो शेषफल की वैल्यू यहां रखिए 73 × 5।
तो आपका आ जाएगा 5 से 15 की 5 हासिल लागी 35 और 1 36 आ जाएगा 365। यहाँ पर रखेंगे 73 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा 6 × 18 की 8 हासिल लागी 1 7 6 42 और 1 43 438 आ गया, 438 आ गया। भागफल आ गया, भाजक आ गया। आपसे संख्या पूछी गई तो भाज्य बराबर क्या होता है, मैंने बताया था भाज्य बराबर होता है भाजक। भाजक कितना है 365, भाजक इंटू भागफल, भागफल कितना है 438। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 73। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है और इन दोनों का गुणा करके 73 को जोड़ देना है। तो आप गुणा करके सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख दूं 159943, ये इसका आंसर आएगा। सब लोग चेक कर लें, ये आंसर आना चाहिए, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आ रहा है आंसर। आपको पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इन दोनों का गुणा करके शेष को मैंने जोड़ दिया। जब इन दोनों का गुणा करके जब इसे जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा आंसर आना था, ये बड़ा सा आंसर आपका आ गया है। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सर, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। ध्यान दीजिएगा, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। ये जो भाजक दिया गया है भागफल का 10 गुना है। ठीक है, और शेष का 5 गुना है। ये भाजक जो भागफल का 10 गुना है और यही जो भाजक है ये शेष का कितना गुना है 5 गुना है। शेष का 5 गुना कर देंगे तब भी भाजक आ जाएगा, भागफल का 10 गुना कर देंगे तब भी भाजक आ जाएगा। और शेष कितना दिया गया 46। अगर शेष 46 दिया गया तो भाजक कितना आएगा 46 × 5 और 46 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा 230। इसका मतलब भाजक कितना आ गया 230 आ गया है। अगर भाजक 230 आ गया है तो भागफल भी निकाल लेंगे। भाजक अगर 230 आया है तो 230 बराबर भागफल इंटू 10, भागफल इंटू 10 तो ये कट जाएगा। तो भागफल बराबर कितना आ गया, भागफल बराबर आ जाएगा सर, यहां लिख देता हूं इधर, भागफल बराबर आ जाएगा 23। ठीक है, ये आपका भाजक है भाई। शेष का 5 गुना, शेष 46 का 5 गुना 230, तो भाजक आ गया 230। तो 230 बराबर भागफल इंटू 10 करें तो भागफल आ गया 23। तो आप सॉल्व करेंगे, भाज्य पूछा गया है तो भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक कितना है भाई 230 इंटू भागफल, भागफल कितना दिया गया 23 प्लस शेष, शेष कितना है 46। ठीक है, आप सॉल्व करें कितना आ जाएगा भाजक, इन दोनों गुणा करिए, यह आ जाएगा 5290 प्लस 46। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, ये 6 9 4 13 की 3 हासिल लगी 1 3 5336, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। चेक करके देखें सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। आपको दिया गया था डेटा, वही डेटा आपने यूज कर लिया। शेष का 5 गुना किया 230, आपका भाजक आ गया 230 में 10 का भाग दिया तो भागफल आ गया 23। और आपको पता है भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सॉल्व कर लिया 5336 आपका आंसर आ गया। कर पा रहे हैं सभी लोग? चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट लिख लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लें। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं में अगर एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष क्रमशः 143 और 218 प्राप्त होता है, यदि उनके योगफल में उसी भाजक से भाग देने पर, उसी भाग लिख लीजिएगा यहाँ पे, अगर उनके योगफल में उसी भाजक से भाग दिया जाए तो आपका जो शेष आ रहा है वो 74 प्राप्त हो रहा है। तो आपको बताना है भाजक क्या है। क्वेश्चन एक बार अच्छी तरह पढ़ लें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है और ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। दो संख्याओं में एक निश्चित भाजक से भाग देने, दो अलग अलग संख्या हैं, एक भाजक से भाग देंगे तो पहली संख्या भाग देने 143 बच रहा है और दूसरे भाग देने 218 बच रहा है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे मान लीजिए एक संख्या मैंने ली n, इसमें किसी भाजक से भाग देने, भाजक को मैंने x मान लिया, तो मान लीजिए आपका रिमाइंडर जो पहले केस में आ रहा है मान लीजिए r1 आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है।
दूसरी संख्या आपने मान ली n2 और उसमें फिर उसी भाजक से भाग देना x से, तो मान लीजिए रिमाइंडर आपका आ रहा है r2। फिर कह रहा है उनके योगफल में, दोनों संख्याओं का योगफल मतलब n1 प्लस n2, दोनों के योगफल में इसी भाजक से फिर भाग देंगे तो रिमाइंडर मान लीजिए आ रहा है 74, मैंने मान लिया r3 आ रहा है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। समझ में आया क्वेश्चन? पहली संख्या में भाजक का भाग देंगे तो रिमाइंडर दिया जा रहा है, दूसरी में भाग देंगे तो रिमाइंडर दिया जा रहा है, दोनों के जोड़ में फिर उसी भाजक से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर दिया गया है, तो आपको भाजक बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान दें इधर। देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, ये फॉर्मेट जो लिखा है वो आपको दिमाग में होना चाहिए। आपको अगर ये पता है तो आप 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, क्या कह रहा है, दो संख्याओं में एक निश्चित भाजक से भाग देने पर पहले केस में शेष r1 आ रहा है, दूसरे केस में शेष r2 आ रहा है, और उनके योगफल, ये भागफल नहीं योगफल है, और इनके योगफल में उसी संख्या से भाग देने पर शेष कितना आ रहा है, r3 आ रहा है। तो आपको बताना है भाजक क्या है। ठीक है, अब देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, भाजक पूछा गया, तो भाजक निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है, पहला वाला शेष कितना था r1, दूसरा वाला शेष कितना था r2, और दोनों का जब योगफल में भाग दे रहे तो शेष कितना आ रहा था r3। तो पहला और दूसरा शेष जोड़कर तीसरे वाले शेष को अगर माइनस कर देंगे, r1 प्लस r2 माइनस r3 कर देंगे, तो आपका भाजक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहले में भाग दिया तो इतना बचा, दूसरे में भाग दिया तो इतना बचा, दोनों के जोड़ में भाग दिया इतना बचा, तो बताइए भाग किससे दिया, तो पहला वाला शेष प्लस दूसरा वाला शेष माइनस माइनस क्या करेंगे, दोनों का शेष। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखें, r1 प्लस r2 माइनस r3, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, जिससे कि आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, जल्दी चलिए देखते हैं। तो आपको पता है भाजक निकालना है, भाजक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहला वाला शेष कितना है 143, प्लस दूसरा वाला शेष कितना है 218, और जब दोनों के जोड़ में भाग देना शेष कितना है 74, इसे क्या करेंगे माइनस। 8 और 3 11 की 1 हाथ से लागी, 1 4 और 1 5 और 1 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, माइनस 74। तो आप देखेंगे 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 15 में से 7 गया, 15 में 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 5 बचेगा, 587। ये आपका आंसर है, चेक करके देखें, यही आंसर, सॉरी हमने यहाँ पे 3 होगा, सॉरी हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे 3 होगा, एक बार मैं सही कर देता हूँ। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, हाथ से लागी 1, 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, 361 माइनस 74 हो जाएगा। तो 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, और 5 में से 7 नहीं जाएगा, तो 35 में से 7 जाएगा तो बचेगा 28। तो आपका आंसर आएगा 287। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर 287 आ रहा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हमने जान ही लिया अभी। अब कह रहे जब एक संख्या को निश्चित भाजक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 35 है, एक संख्या को भाग दिया तो शेषफल 35 आ रहा है, लेकिन किसी दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग देंगे तो शेष कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अब बोला गया दोनों संख्याओं के योग को उसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो आपको भाजक बताना है। तो आपको पता है भाजक निकालना बहुत आसान है। भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर होगा पहला शेष कितना है 35, प्लस दूसरा शेष कितना है 24,
माइनस दोनों कितना है 20। तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 24 में से 20 गया 4, 35 4 कितना आ जाएगा 39। तो आपका आंसर आएगा 39। कितना आसान है, आप देख रहे हैं बहुत आसान चीजें हैं। अगर ये रिलेशन पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इधर देखें, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 21 और 28 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस बार भाजक दिया गया है, 33 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल भी दिया गया 21 और 28। यह दोनों संख्याओं के योग में 33 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो आपको पता है भाजक बराबर होता है, ये आपको पता है भाजक बराबर होता था पहला वाला शेष R1, दूसरा वाला शेष R2, और दोनों में भाग देने का जो शेष आ रहा था उसे माइनस करते थे। तो इस बार भाजक दिया गया, भाजक कितना दिया गया 33, पहला वाला शेष कितना 21 प्लस दूसरा वाला कितना है 28 माइनस दोनों वाला कितना है, दोनों वाला निकालना है। तो माइनस का R3 इधर आएगा तो प्लस का R3 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ 49 जाएगा माइनस 33। तो आपका आंसर आ जाएगा 16। आंसर कितना आ गया भाई 16 आंसर आ रहा है सबका। चलिए समझ में आ गया, वो चीजें बहुत आसान थी, चीजें आपने बड़ी आसानी समझ ली हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। एक संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। जब भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, भागफल में भाग दे रहे हैं, भागफल में भाग दे रहे हैं, भागफल में भाग देने का मतलब जानते हैं क्या होता है, मैंने अभी लगातार विभाजन बताया था। लगातार विभाजन के केस में भागफल में भाग दिया जाता है। जैसे ही कभी किसी क्वेश्चन में भागफल में भाग देने की बात हो तो आपके दिमाग में लगातार विभाजन आ जाना चाहिए। लगातार विभाजन के केस में ही भागफल में भाग दिया जाता है। तो शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है, उसी संख्या को 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए लगातार विभाजन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले इस तरह का डायग्राम बना लें। यहाँ पे आपको पता है शेष लिखते हैं और यहाँ पे भाजक। तो एक संख्या पहले 3 का भाग दिया आपने तो आपका शेषफल कितना आया 1। अब इसका जो भागफल आया होगा उसमें आपने कितने का भाग दिया 2 का भाग दिया है और आपका शेषफल कितना आया फिर 1 आया है। तो कह रहा है उसी संख्या में 6 का भाग देंगे तो संख्या क्या होगी, शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने के लिए आप क्या करें, इस लास्ट वाले को क्या मान लें 1 एज्यूम कर लें। ये सबसे पहले 1 एज्यूम करें और ये निकालेंगे 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल तो 3 आ जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे 3 तरह का 9 और 1 10 आ जाएगा। तो आपकी संख्या आ गई 10। अब अगर इसी संख्या में 6 का भाग देंगे तो 10 में अगर 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, शेष कितना बचेगा 4। तो शेषफल ही तो आपसे पूछ रहा है, शेष कितना आ जाएगा 4। तो आपका आंसर कितना आ गया 4 आ गया है। यही तो आपसे पूछा गया है। तो इतना बताने में शर्मा क्यों रहे हैं आप, इतना बताने में शर्मा क्यों रहे हैं, कोई दिक्कत बताइए। चलिए अगला, ये अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, जब भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 आ रहा है। 65 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा। तो आपने देखा भागफल का क्वेश्चन है और भागफल का जैसे ही क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मेरे दिमाग में आ गया लगातार विभाजन की बात हो रही है। और लगातार विभाजन की अगर बात हो रही है तो लगातार विभाजन कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। पहले आपने देखा यहाँ शेष लिखेंगे और यहाँ पे भाजक। तो 13 से भाग दिया आपने पहले तो आपका शेष कितना है 1। फिर भागफल को आपने 5 से भाग दिया है तो आपका शेषफल कितना है 3। ठीक है, तो कह रहे हैं संख्या को अगर 65 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा। तो पहले संख्या निकाल लें। संख्या निकालना बहुत आसान है। लास्ट वाले भागफल को सबसे पहले 1 एज्यूम कर लीजिए। ये आपने 1 एज्यूम कर लिया, 5 का और 1 का गुणा करिए और 3 को जोड़ दीजिए। तो 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, आ गया। अब 13 और 8 का गुणा करके 1 को जोड़ दीजिए। 13 इंटू 8 करेंगे कितना आ जाएगा 104 और 1 105 आ गया। भाई 13 8 कितना होता है 104 ही तो होता है। 8 3 24 4 104 होता है, 105 आ गया।
अब संख्या आ गई, संख्या को 65 से भाग दें, संख्या क्या है 105, और इसमें अगर 65 का भाग देंगे तो 65 एकम 65, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 40। तो आपसे पूछा गया रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर आ गया आपका 40। कितना रिमाइंडर आ गया 40। कर पा रहे हैं सभी लोग? चलिए ये अब ये क्वेश्चन आया 796513 में अंक 6 का स्थानीय मान और जाति मान बताइए। तो आप सबसे पहले जान लें क्या होता है। देखिए ये संख्या है, ठीक है। इस संख्या में आपको पता है कि ये इकाई अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। अब आपको अंक 6 का स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। और जाति मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। समझिएगा क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इतना हमने जान लिया। अब देखिए किसी भी संख्या का या किसी भी अंक का अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालनी हो, स्थानीय मान निकालना हो, तो आप देखेंगे उसका स्थान है कहां पे। जैसे कि आपको 6 का स्थानीय मान निकालना है, 6 का अंक कहां है? ये रहा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवां स्थान है, तो इसमें क्या करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 1000 का गुणा करेंगे तो 6000। जैसे कभी पूछा जाता कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा गुणा करते तो 5 में सैकड़ा कितना 100, तो 5 में 100 का गुणा करते कितना आ जाता 500, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई संख्या लिखी है 984319। अब आपसे बोला जाए कि बताइए इस 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई, दहाई, यहाँ पे आप देखिएगा 1 का गुणा करते हैं, यहाँ पर आप देखिए 10 का गुणा करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो 100 का गुणा करते हैं, यहाँ पर 1000 का गुणा करेंगे। इस तरीके से गुणा करने वाला पार्ट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर आपने 1 लाख का गुणा कर दिया, ठीक है। इकाई अंक में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, सैकड़ा में 100 का, हजार में 1000 का, 10,000 में 10,000 का, 1 लाख में 1 लाख का, ठीक है। तो कभी कोई पूछे कि बताइए 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 में 100 का गुणा करेंगे 300 होगा। 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 में 10 का गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 एकम 9 आ जाएगा। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 4000। तो 6 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 का स्थानीय रहा, तो इसका स्थानीय मान 6 आ गया। अब जाति मान, तो याद कर लीजिए जिस अंक का जाति मान निकालना है वो अंक स्वयं ही अपने आप का जाति मान होता है। किसी भी अंक का जाति मान निकालेंगे वो अंक अपने आप का जाति मान होगा। 9 का जाति मान 9 होगा, 8 का 8 होगा, 4 का 4 होगा, 3 का 3 होगा, 1 का 1 होगा, 9 का 9 होगा। अब इनका अंतर पूछना है तो इन्हें माइनस कर दीजिए आपस में, तो कितना आ जाएगा 5994। ये आपका आंसर आ गया 5994। समझ में आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इधर देखें, आपको बोला गया संख्या 7284581। अब बोला गया अंक 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर बताइए। अब अंक 8 यहाँ पे 2 बार आया है, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, दोनों स्थानीय मान निकालिए। तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 का गुणा होगा, तो 8 में 10,000 का गुणा होगा तो कितना होगा 80,000। और यहाँ पे इकाई, दहाई, 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 80। अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 79920। ये आपका आंसर है, आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? चलिए इसे देखिए, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंक पलटने से प्राप्त संख्या का योग 132 है, उस संख्या के अंकों का योग बताइए। तो समझ लीजिए एक चीज, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ध्यान दें। जैसे कोई 2 अंकों की संख्या है, मान लीजिए कोई 2 अंकों की संख्या मैंने ले ली AB, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए इस संख्या को इसके अंकों की पोजीशन के अकॉर्डिंग खोलिए, अंकों की पोजीशन के अकॉर्डिंग खोलने के लिए क्या करते हैं, इकाई अंक में 1 का गुणा करेंगे और दहाई में 10 का गुणा करेंगे। तो देखिए A में अगर 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10A, और B में अगर 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा B। तो आप जब इसे इसके अंकों की पोजीशन के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 10A + B। जैसे कोई 3 अंकों वाली संख्या ABC, ये 3 अंकों वाली संख्या हो गई। अगर इसे इसके अंकों की पोजीशन के अकॉर्डिंग खोलना है तो कैसे खोलेंगे, इकाई अंक में 1 का गुणा करिएगा, दहाई में 10 का गुणा करिएगा और सैकड़ा में 100 का गुणा करिएगा। ये इसके अंकों की पोजीशन है। तो A में अगर 100 का गुणा करें कितना आ जाएगा 100A, B में अगर 10 का गुणा करें कितना आ जाएगा 10B, और C में जब 1 का गुणा करें कितना आ जाएगा C आ जाएगा। 100A, 10B और C आ गया, ठीक है। जैसे कोई संख्या लिख दूं, जैसे मैंने संख्या लिखी 456।
आपसे बोला गया इस संख्या को इसके अंकों की पोजीशन के अकॉर्डिंग खोलना है सर, तो अंकों की पोजीशन के अकॉर्डिंग खोलिए। इकाई अंक में 1 का गुणा करेंगे, दहाई में 10 का गुणा और सैकड़ा में 100 का गुणा। तो 4 में 100 का गुणा करेंगे 400, या 10 का गुणा करेंगे 50 और 6 में 1 का गुणा करेंगे 6, और जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो दोबारा से जोड़ के कितना आ जाएगा 456 ही आ जाएगा। ये आपने जो खोला है इस संख्या के अंकों की पोजीशन के अकॉर्डिंग खोला है, और जब आप इसे जोड़ेंगे तो दोबारा से वही सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आप देखिए इतना समझ में आ गया। एक चीज मुझे बताइए, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे बोला गया कोई 2 अंकों की संख्या है AB, कोई 2 अंकों की संख्या AB है, और बोला गया इसी संख्या में इसके अंक पलट दें, इसके अंक पलट जाएंगे तो क्या आ जाएगा BA। अगर कोई 2 अंकों की संख्या AB है और इसी संख्या में इसके अंक पलट दें, और जो संख्या है अगर उसी को इसमें जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, कोई 2 अंकों की संख्या AB है और इस संख्या में इसके अंक पलट दें तो क्या आ जाएगा BA। अगर इसी में जोड़ दें तो ये किससे विभाजित होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये नंबर किससे कटेगा, तो आप इसे चेक करने के लिए क्या करें, इसे इसके अंकों की पोजीशन के अकॉर्डिंग खोलें। ये इकाई अंक है दहाई, तो दहाई में 10 का गुणा करेंगे 10A हो जाएगा। B में 1 का गुणा करेंगे तो B हो जाएगा, प्लस इसे खोलिए इकाई दहाई, दहाई में 10 का गुणा करिए 10B हो जाएगा, और या 1 का गुणा करेंगे तो A हो जाएगा। तो 10A और A कितना हो गया 11, 10B और B कितना हो जाएगा 11B, और 11 आप कॉमन ले लीजिए, 11 आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 11A प्लस B आ जाएगा। तो आप देखिए जब आपने इस संख्या को सॉल्व किया है तो इतना आ गया है, और इस संख्या के अंदर 11, इस संख्या के बाहर 11 है। इसका मतलब इस नंबर में अगर आप 11 का भाग देंगे तो हमेशा ये 11 11 से कट जाएगा। तो आप देखिएगा कभी भी आपसे बोला जाए दो संख्याएं और उसके अंकों को पलट दिया जाए, 2 संख्याओं और उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या का योग हमेशा क्या होता है 11 से पूरा कट जाता है। तो आप लिख दीजिएगा 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग हमेशा 11 से पूरा कटता है। तो AB प्लस BA का जोड़ 11A प्लस B आ जाएगा। ठीक है, अगर जोड़ने की जगह घटा दिया जाए, अगर 2 अंकों की संख्या 1 है और इसके अंक पलट दें तो क्या आ जाएगा BA, और इन्हें आपस में घटा दें तो ये किससे कटेगा, तो आप खोलकर चेक कर लीजिए दोबारा से इसे भी। इसे खोलेंगे कितना है इकाई दहाई 10 का गुणा करेंगे 10A प्लस B माइनस इकाई दहाई 10B प्लस A। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे 10A प्लस B माइनस 10B माइनस A। ठीक है, अब 10A में से A गया तो 9A आ जाएगा, और माइनस के 10B से A गया तो माइनस का 9B आ जाएगा, और 9 आप अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा A माइनस B। तो 2 अंकों की संख्या और उसके अंक पलटने से बनी संख्या का अंतर कितना आता है 9A माइनस B आता है, और इसके आगे 9 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है 9 से पूरी कट जाएगी। क्या हो जाएगा 9 से पूरी कट जाएगी। इसके बाद 9 आ रहा है तो 9 से कट जाएगी, इसके बाद 11 आ रहा है तो ये 11 से कट जाएगी। जैसे मैं लिखूं AB प्लस BA, इन दोनों का जोड़ कितना आता है 11A प्लस B आता है। ठीक है, यहां देखेंगे AB माइनस BA, इनका अंतर निकालेंगे तो इनका अंतर हमेशा क्या आता है 9A माइनस B आता है, सॉरी A प्लस, हमने क्या लिया था देख लीजिए 9A माइनस B आता है। A माइनस B आता है। तो 2 संख्याएं और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग हमेशा 11 से कटेगा और अंतर हमेशा 9 से कट जाएगा। ये आपको अपने दिमाग में चीजें रखनी है। समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं है? तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं पहले इस पे बेस्ड, या फिर 2 अंकों की जगह 3 अंकों की संख्या ले लूं तो कोई 3 अंकों की संख्या है ABC। ठीक है, और इसमें अगर इसके अंक पलट दें तो कितना आ जाएगा CBA। अगर इसे जोड़ दिया जाए तो ये रिजल्ट किसी से कटता है, चेक करें एक बार। तो इकाई अंक में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, सैकड़ा में 100 का गुणा, तो 100A प्लस 10B प्लस C। यहां पे खोलें कितना आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा 100C प्लस 10B प्लस A। सॉल्व करेंगे 100A और A कितना होगा 101A, 10B और 10B कितना हो जाएगा 10B और 10B 20B
और ये हो जाएगा 181। तो आप देख रहे हैं कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते ये किससे कटेगा। अगर इनका अंतर निकालें तो अंतर शायद बता सकते हैं आप। अगर 3 अंकों की संख्या ABC है और इसके अंक पलट देंगे तो क्या आ जाएगा CBA, और इनका अंतर अगर निकालेंगे तो ये किससे कटेगा, क्या बता पाएंगे आप? चलिए देख लेते हैं एक बार, बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। तो इसे खोलिए, 100A प्लस 10B प्लस C, यहाँ पे खोलेंगे -100C माइनस 10B और माइनस का A, तो प्लस का 10B और माइनस का 10B कट गया। 100A में से 1A जाएगा तो 99A बचेगा, और माइनस के 100C में C जाएगा तो 99C बचेगा, और 99 आप कॉमन ले लें तो आपका कितना आ जाएगा, A माइनस C आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसके आगे 99 लिखा हुआ है, इसका तो ये 99 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब हुआ 3 अंकों की संख्या और उसके अंक पलटने से बनी संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है, 99 से पूरा पूरा कट जाता है। किससे कट जाता है, 99 से पूरा पूरा कट जाता है। समझ पा रहे हैं? 3 अंकों की संख्या उसके अंक पलटने से बनी संख्या का अंतर हमेशा 99 से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन है, आपसे बोला गया सर 2 अंकों की संख्या और उसके अंक पलटने से प्राप्त संख्या का योग 132 है। तो कोई 2 अंकों की संख्या ले ली मैंने AB, और इसके अंक पलटूंगा तो क्या आ जाएगा BA। इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है, 132 के बराबर है। तो आपसे बोला गया संख्या के अंकों का योग बताइए। तो AB प्लस BA को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, अभी भी हमने जोड़ा तो कितना आया था 11, A प्लस B आ गया था, और इनका जोड़ 132 के बराबर है। तो 11 से काटेंगे से 22, तो A प्लस B बराबर कितना आ गया 12। आप देखिए अंकों का जोड़ पूछा गया, तो अंक क्या क्या थे, A और B थे, तो इनका जोड़ कितना आ गया 12 के बराबर, तो अंकों का जोड़ आ गया 12 के बराबर। समझ पा रहे हैं सभी लोग? कोई ऐसा विद्यार्थी जो नहीं समझ पा रहा हो बिल्कुल कमेंट करिएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया, तो पहले आप उसे लगाने की कोशिश करें। इधर ध्यान दें, क्वेश्चन है 4 की पावर 1111 इंटू 5 की पावर 2222। अगर आप इन दोनों का गुणा करते हैं तो अंकों की संख्या क्या होगी? अंकों की संख्या क्या होगी? अंकों की संख्या क्या होगी? 4 की पावर 1111 इंटू 5 की पावर 2222। अगर इन्हें सॉल्व करेंगे तो अंकों की संख्या क्या आ जाएगी? बेटा एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, आपको हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करना है, हर क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना के फिर एक बार लगाइएगा, उसके बाद आप खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मैथ्स में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नए नए वैरायटी के क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना आप मजबूत होते जाएंगे, आपकी जड़ मजबूत होती जाएगी, और एक बार जब बेसिक तैयार हो जाता है तो क्वेश्चंस का लेवल कैसा भी आए आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को तोड़ लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? किसी विद्यार्थी की समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कोई विद्यार्थी आप बिना सॉल्यूशन देके सॉल्व करिएगा, कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे इसे? ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आपको बताना है कि इनका गुणा करेंगे तो अंकों की संख्या क्या होगी, मतलब जो उत्तर आएगा वो कितने अंकों का आएगा, उसमें अंक कितने होंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से पहले आपको। जैसे मैंने बोला 10 की पावर 1 लिखा है, 10 की पावर 1 लिखी है, तो जो उत्तर कितना आएगा? 10 की पावर 1 का मतलब कितना? 10। तो जो आंसर आ रहा है कितने अंकों का आ रहा है? जो उत्तर आ रहा है वो 2 अंकों का आ रहा है। 2 अंक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अगर बोलो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 10 की पावर 2 का मतलब 100। तो जो उत्तर आ रहा है कितने अंकों का आ रहा है? 1 2 3, 3 अंकों का आ रहा है। ठीक है, 10 की पावर 3 कितना होता है? 10 की पावर 3 होता है सर 1000। तो जो उत्तर आ रहा है वो कितने अंकों का आएगा? 1 2 3 4, 4 अंकों का उत्तर आ रहा है। इसका मतलब पावर जब 1 है तो उत्तर 2 अंकों का आ रहा है, पावर 2 है तो अंक 3 अंकों का आ रहा है, पावर 3 है तो 4 आ रहा है, मतलब 1 प्लस हो रहा है। अगर बोलो 10 की पावर 50 है तो उत्तर कितने अंकों का आएगा? तो आप कहेंगे सर 50 में 1 बढ़ा दो, 51 अंकों का आएगा।
मैं बोलूँ 10 की पावर अगर 500 है तो उत्तर कितने अंकों का आएगा, तो आपने पावर में 1 बढ़ा दो, 500 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 501 आ जाएगा। 10 की पावर में अगर कुछ भी होगा तो उसका जो उत्तर आएगा उस पावर से 1 अधिक अंकों में आएगा। अगर यहाँ 1 पावर है तो उत्तर 2 अंकों का आएगा, पावर 2 है तो उत्तर 3 अंकों का आएगा, पावर 3 है तो उत्तर 4 अंकों का आएगा, पावर 50 है तो 51 अंकों का आएगा, 1 बढ़ जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर 5 की पावर 2222 है, 4 की पावर 1111 है। अगर मैं कैसे भी करके पावर बराबर कर दूं, अगर मैं कैसे भी करके पावर बराबर कर दूं तो एक नियम मैंने बताया था, a की पावर m इंटू बी की पावर m। अगर दो संख्याएं आपस में गुणा हो रही है, उनकी पावर अगर समान है तो आप क्या करेंगे, उनके आधार का गुणा करेंगे a इंटू बी, इनकी होल पावर क्या लगा देंगे, m लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो आप देखिए यहाँ पे 4 लिखा है, क्या 4 को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर 2, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख लीजिए 2 की पावर 2, 5 इंटू 2222। ठीक है, अब पावर के ऊपर पावर लगी तो गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा जब इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 2222 आ गया, इंटू 5 की पावर कितना आ जाएगा, 2222 आ जाएगा। अब आपने देखा सर पावर आपस में समान हो गई, तो पावर जब समान हो जाएगी तो आधार का गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 की पावर हो जाएगी 2222। समझ में आ रहा है, 10 की पावर 2222। अब आपने इसे सॉल्व कर लिया है और सॉल्व करके आया 10 की पावर 2222। अब 10 की पावर 2222 आया है तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितने अंकों में आएगा, तो मैंने अभी भी समझाया 10 की पावर जितनी होती है उसका उत्तर जो होता है उससे 1 अधिक अंकों में आता है। अगर पावर 2222 है, इसका उत्तर जो आएगा इससे 1 अधिक अंक में आएगा, 2222 में 1 अगर जोड़ देंगे तो 2223 आ जाएगा, इतने अंकों का उत्तर आएगा। समझ पा रहे हैं, इतने अंकों का उत्तर आएगा, 2223 अंकों का उत्तर आएगा। कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे, क्या समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत आपको आ रही है मुझे बताइए, इस चीज में क्या परेशानी आपको आई है। आप देखिए 4 को मैंने लिखा 2 की पावर 2, इसकी पावर 1111 है, या 5 की पावर 2222 है। पावर के ऊपर पावर होगी तो गुणा करोगे कि नहीं करोगे, इनका गुणा करोगे 2222 इंटू 5 की पावर 2222। अब आप देख रहे हैं पावर समान हो गई है सर, पावर अगर समान हो गई है तो आधार का गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर 2222। और मैंने बताया था कि 10 की पावर में जो होता है अगर उसका देखना है कितने अंकों में उत्तर आया है, तो जो भी पावर लगी होती है उसमें 1 जोड़ देंगे तो अंकों की संख्या आ जाएगी। तो पावर यहाँ 2222 लगी हुई है तो 1 जोड़ देंगे तो आपका उत्तर जो आएगा वो 2223 अंकों का उत्तर आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो याद रखिएगा कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में काफी बार पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चनों से आपको तालमेल होता रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दीजिए। जैसे मैंने बोला 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितने अंक आएंगे, कितने अंक आएंगे, 1 से लेकर 100 तक गिनती में कितने अंक आएंगे। ठीक है, ये पूछा गया है। अब 1 से लेकर 100 तक अगर आप गिनती लिखते हैं तो कितने अंक आएंगे आप बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा, चाहे 1 से लेकर 100 तक हो, चाहे 1 से लेकर 1000 तक हो, चाहे 1 से लेकर 500 तक हो, 300 तक हो, कितने तक भी हो, ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आपके सामने आए तो आप क्या करिएगा, इन संख्याओं को डिवाइड कर दीजिएगा। 1 अंक वाली संख्या अलग कर दीजिएगा, 2 अंक वाली संख्या अलग कर दीजिएगा, 3 अंक वाली संख्या अलग कर दीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। संख्याओं को डिवाइड कर दिया करो। जैसे अगर इसमें मैं 1 से लेकर 100 तक में देखूं तो 1 अंक वाली संख्या कहां से कहां तक आएंगी, तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 9 तक अगर देखेंगे तो ये सारी 1 अंक वाली संख्या है। ठीक है, और 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेकर 99 तक जाएंगे तो सारी संख्या 2 अंकों वाली है। और 3 अंकों वाली संख्या क्या बची, 100 सिर्फ जो बचा है ये सिर्फ 3 अंकों वाली संख्या है। तो आप जोड़िए कितने अंक हो गए हैं, तो आप देखिए 1 से लेकर 9 तक देखेंगे तो 9 संख्या है तो अंक भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 9 अंक हो गए। ठीक है, अब बताइए 10 से लेकर 99 तक
कितने अंक होंगे? 10 से लेकर 99 तक गिनती लिखेंगे तो कितने अंक होंगे? तो पहले बताइए 10 से लेकर 99 तक गिनती में आपने संख्याएं कितनी लिखी हैं? तो संख्या निकालने के लिए क्या किया करो, आखिरी वाले में एक बढ़ाओ, 99 में एक बढ़ाएंगे 100, 100 में से 10 गया तो कितनी संख्या आ गई? 90 संख्या आ गई है। और एक संख्या में कितने अंक हैं? 2। एक संख्या में 2 अंक है तो कितने अंक आ गए टोटल? 180 अंक आ गए। भाई अगर आप 10 से लेकर 99 तक गिनती लिखेंगे, 10, 11, 12 इस तरह से 99 तक, तो आप देखेंगे ये टोटल संख्याएं कितने के बराबर होंगी? 90 के बराबर। ये कैसे निकालते हैं? आखिरी वाली संख्या में एक जोड़कर पीछे वाली घटा देंगे, 90 संख्या आ गई है, और एक संख्या में 2 अंक है तो आपके टोटल अंक कितने आ गए? 180 आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितने? 1, 2, 3 अंक है यहाँ पे, तो आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 180 और 9 और 3 आप जोड़ेंगे तो 192 अंक का आपका आंसर आएगा। कितने अंक आएगा? 192 अंक का आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कर पाएंगे? इसी प्रकार अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देते आप, जैसे मैंने बोला कि 1 से लेकर 287, 1 से लेकर 287 तक की गिनती में कितने अंक आएंगे? तो आपको वही करना है, पहले 1 अंक वाली संख्या 1 से लेकर 9 तक 1 अंक वाली संख्या है, तो 1 अंक वाली संख्या में कितने अंक हो गए भाई? 9 अंक हो गए। फिर 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेकर 99 तक जाएंगे, 2 अंकों वाली संख्या आ जाएगी, तो आप देखेंगे 2 अंकों वाली संख्या कितनी होगी? 99 एक बढ़ाइए 100, 100 में से 10 गया 90, और एक संख्या में कितने अंक है? 2, तो ये टोटल कितना आ गया? 180। फिर आपकी 3 अंकों वाली संख्या आ जाएगी, ये 3 अंकों वाली संख्या आ गई 100, और आपको जाना कहाँ तक है? 287 तक, ये भी 3 अंकों वाली संख्या है। तो बताइए 100 से लेकर 287 तक आप गए हैं, 100 से लेकर आप 287 तक गए हैं, तो आप देखिए कितने अंक हो गए हैं, कितनी संख्याएं हो गई हैं? तो 287 में एक बढ़ाएंगे 288, 288 में 100 घटा देंगे 188 आ गया। 188 तो संख्याएं हो गई हैं, और एक संख्या में कितने अंक हैं? 3। 3 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा? 8 3 24 की 4 हासिल लागी 2, 24 और 2 26 की 6 हासिल लागी 2, 3 और 2 5, 564। अब आप सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 180 अंक हैं, यहाँ पर 564 अंक है, सबको जोड़ दें, आपका आंसर आ जाएगा 9, 0 और 4, 9 4 13 की 3 हासिल लागी 1, 8 14 और 1 15 की 5 हासिल लागी 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल 7। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। दोबारा से जोड़ लें एक बार, 9 और 4 13 की 3 हासिल लागी 1, 8 से 14 1 15 की 5 हासिल लागी 1, 5 1 6 और 1 7, 753 अंक आ जाएंगे। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।